आप इसे देखेंगे। प्रथम महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र की उत्पादकता। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पारितंत्र की उत्पादकता। ठीक प्रकार से मित्रों समझेंगे, एक एक उदाहरण से समझेंगे। ये शब्द उत्पादकता ही अपने आप में ये बात क्लियर कर रहा है, उत्पादन उत्पादकों द्वारा किया जाएगा। उत्पादन प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन प्रोड्यूसर द्वारा किया जाएगा। किसका उत्पादन? ऊर्जा। ऊर्जा उत्पादित की जा सकती है क्या? ऊर्जा विनष्ट हो सकती है क्या? इसलिए मैंने अभी रिवीजन करवा दिया है। तो उत्पादन से आशय क्या है? पारितंत्र में उत्पादकता या उत्पादन से आशय क्या है, ठीक प्रकार से मित्रों समझेंगे। उत्पादक वर्ग द्वारा, उत्पादकों में दो को शामिल कर लें, एक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से खाद्य रसायन का संश्लेषण करता है, तो दूसरा जो रासायनिक संश्लेषण क्रिया से खाद्य ऊर्जा का संश्लेषण करता है। लौटे बात में, मूल बात में। उत्पादक वर्गों द्वारा अर्थात हरे पौधे तथा कुछ विशिष्ट सूक्ष्म बैक्टीरिया आदि द्वारा प्राकृतिक कारकों के प्रभाव से ऊर्जा का संश्लेषण किया जाता है। ऊर्जा का रूप बदलकर खाद्य ऊर्जा के रूप में संग्रहण किया जाता है। तो पारितंत्र की प्रति इकाई क्षेत्र में पादप वर्ग द्वारा, सूक्ष्म बैक्टीरिया आदि द्वारा संग्रहित कुल खाद्य ऊर्जा की दर को ही पारितंत्र की उत्पादकता कहा जाता है। सरल अर्थों में, पादप जगत द्वारा प्रकाश संश्लेषण के मात्रा से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से जितना कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किया गया, पहला सूक्ष्म रासायनिक संश्लेषी बैक्टीरिया आदि द्वारा, सूक्ष्म रासायनिक संश्लेषी बैक्टीरिया आदि द्वारा जितना खाद्य रसायन ऊर्जा का संश्लेषण किया गया, वही ऊर्जा की मात्रा ही पारितंत्र में या पारितंत्र की उत्पादकता कहलाएगी। ओके मित्रों, इसी बात को हमें आगे बढ़ाना है। भाषा के रूप में हमने यहां पर लिखा हुआ है, उत्पादकता से आशय पौधों द्वारा, हरे पौधे, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस तथा रासायनिक संश्लेषण द्वारा निर्मित, यहां रासायनिक संश्लेषण में आप सूक्ष्म बैक्टीरिया आदि जोड़ सकते हैं। अर्थात उत्पादकता से आशय पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण तथा सूक्ष्म बैक्टीरिया आदि द्वारा रासायनिक संश्लेषण से निर्मित जैव पदार्थ के रूप में, जैव पदार्थ के रूप में संग्रहित ऊर्जा की उत्पादन की दर, संग्रहित ऊर्जा की उत्पादन की दर ही उत्पादकता कहलाती है, प्रोडक्टिविटी कहलाती है। कुल मिलाकर हम ये जानते हैं कि हमारे पारितंत्र में उत्पादन का कार्य दो ही घटकों द्वारा किया जाता है, विभिन्न प्रकार के पादप वर्ग द्वारा तथा कुछ विशिष्ट बैक्टीरिया आदि द्वारा। इनने जितनी खाद्य ऊर्जा का संश्लेषण किया, यदि एकांक क्षेत्रफल पर देखें तो इसे उत्पादकता कहेंगे, जिसका मापन हम लोग उसी तरह से कितने कैलोरी एनर्जी इन्होंने प्रोड्यूस की पर ध्यान से, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में संग्रहित करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट्स भोजन ऊर्जा कहलाएगा या फूड एनर्जी कहलाएगा, और फूड एनर्जी
जीवों में संग्रहित होता है बायोमास के रूप में, जीवों में संग्रहित होता है जैव द्रव्यमान के रूप में। इसलिए इसका मापन प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति समय में किलोग्राम के रूप में किया जाता है। अर्थात पर्टिकुलर क्षेत्र में उत्पादकों के द्वारा कितने किलोग्राम खाद्य ऊर्जा का संश्लेषण किया गया है, इसे ही पारितंत्र की उत्पादकता कहा जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि ये उत्पादकता होती कितने प्रकार की है। तो मित्रों, पारितंत्र में उत्पादकता दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राथमिक उत्पादकता, जिसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, तो दूसरी होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जिसे द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। पीछे की बातों को थोड़ा सा भूलो और अब नई बातों पर आओ। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पादप एवं सूक्ष्म जीवों द्वारा जितना खाद्य ऊर्जा का उत्पादन किया गया, उस उत्पादन की दर को ही पारिस्थितिक उत्पादकता या पारितंत्र की उत्पादकता कहा जाता है। उत्पादकता दो प्रकार की है, प्राथमिक एवं द्वितीयक। तो ये प्राथमिक उत्पादकता क्या है? तो मित्रों, पारितंत्र का निर्माण दो प्रकार के बायोटिक कंपोनेंट से होता है, एक स्वपोषी, दूसरे परपोषी। एक ऑटोट्रॉप्स हैं तो दूसरे हेटेरोट्रॉप्स हैं। तो स्वपोषी वर्ग द्वारा संग्रहित कुल खाद्य ऊर्जा की मात्रा को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। स्वपोषी वर्ग प्रकाश संश्लेषण क्रिया तथा रासायनिक संश्लेषण क्रिया से खाद्य ऊर्जा का संग्रहण करते हैं। ओके, तो स्वपोषियों में उपस्थित या स्वपोषियों द्वारा उत्पादित कुल ऊर्जा की मात्रा या उत्पादित ऊर्जा की मात्रा को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। अभी कुल शब्द हमने हटा दिया है, उत्पादकता की मात्रा को क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। इसमें कौन आएगा? फिर से वही बात, पादप वर्ग आएंगे और सूक्ष्म बैक्टीरिया आदि आएंगे। तो मित्रों, आगे समझना है मित्रों। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है? उत्पादकों के अलावा एक दूसरा जैविक घटक है उपभोक्ता, कंज्यूमर। एक तरफ प्रोड्यूसर था जिसने ऊर्जा का संश्लेषण किया, तो कंज्यूमर क्या करता है? उत्पादकों ने जो ऊर्जा का संग्रहण किया था उसका उपभोग करता है। उपभोक्ताओं में मित्रों यह क्षमता नहीं पाई जाती कि वह प्राकृतिक कारकों से ऊर्जा का संग्रहण स्वयं डायरेक्टली कर सकें। तो वह क्या करते हैं? वह उत्पादकों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे उनके अंदर संग्रहित ऊर्जा हमें खाद्य ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। अब आगे समझो। प्राथमिक उत्पादकता अर्थात उत्पादकों द्वारा संग्रहित ऊर्जा, तो द्वितीयक उत्पादकता अर्थात उपभोक्ताओं द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा। बस इतनी ही बात। उपभोक्ताओं द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। इसी को मैंने भाषा के रूप में यहां पर दिया है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दिस वन स्वपोषी जीवों ऑटोट्रॉप्स द्वारा उत्पादित जैव द्रव्यमान, जिसे आप बायोमास कहते हैं, मैंने बताया है यह संग्रहित ऊर्जा जीवों में बायोमास के रूप में संग्रहित होती है। अभी हम बायोमास को समझेंगे। जैव द्रव्यमान या ऊर्जा की मात्रा को ही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, जबकि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को आप देखें, रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज एट द कंज्यूमर लेवल, अर्थात उपभोक्ताओं के स्तर पर संग्रहित की गई या ग्रहण की गई ऊर्जा की दर को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है।
ऊर्जा के दर को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। मित्रों, ये जो पारितंत्र में उत्पादकता है यह दो प्रकार की है। तो इस उत्पादकता में से हम जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है इन्हें हम पुनः दो वर्गों में बांटते हैं। पहला ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, तो दूसरा नेट प्रोडक्टिविटी। एक है सकल उत्पादकता, तो दूसरी है मित्रों शुद्ध उत्पादकता। ग्रॉस प्रोडक्टिविटी तो दूसरा शुद्ध उत्पादकता, नेट प्रोडक्टिविटी। अब इन दोनों में क्या अंतर है? अगर ये प्राइमरी के साथ जोड़ देंगे तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यदि आप सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी से जोड़ देंगे तो ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब समझना मेरी बात, ग्रॉस और नेट में फर्क क्या है समझ लेते हैं, फिर स्लाइड्स को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो, मान लो मित्रों उत्पादकों ने ऊर्जा का उत्पादन किया, संग्रहण किया। उत्पादकों ने ऊर्जा संग्रहित की या उत्पन्न की, सिंथेसिस किया 1000 कैलोरी। ऊर्जा का मापन उसमें करते हैं। संग्रहित की गई ऊर्जा जैव द्रव्यमान के रूप में है जिसे किलोग्राम कहेंगे, मापन किलोग्राम के रूप में करेंगे। तो समझना, अगर उत्पादित किया 1000 कैलोरी एनर्जी एसिमिलेट किया, तो मित्रों ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या वह सारी की सारी ऊर्जा उसके पास संचित रह जाएगी? नहीं। तो दो बातें हैं, उत्पादित ऊर्जा और दूसरा संचित ऊर्जा। उत्पादित किया ऊर्जा, खाद्य ऊर्जा, सपोज 1000 कैलोरी, तो हमने उत्पादित तो किया, हम मान लेते हैं कि हम पादप हैं, हमने उत्पादित तो किया 1000 कैलोरी, पर मित्रों हमने श्वसन क्रिया की, विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं हुई, जैव अपघटनी क्रियाएं हुई। तो श्वसन एवं उपापचयी आदि क्रियाओं में 1000 कैलोरी में से कुछ मात्रा घट गई। सपोज उत्पादित किया था 1000 कैलोरी, इस 1000 कैलोरी से सपोज 200 कैलोरी एनर्जी श्वसन क्रिया, रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म एक्शन पर, उपापचयी क्रियाओं पर यह खर्च हो गई। ये खर्च है और ये उत्पादन है। उत्पादन कुल इतना हुआ, खर्च इतना हुआ, अर्थात शेष बची हुई ऊर्जा की मात्रा है 800 कैलोरी। ये जो शेष बची हुई ऊर्जा की मात्रा है यह पादप वर्ग में बायोमास के रूप में, जैव द्रव्यमान के रूप में, बायोमास के रूप में संग्रहित हो जाती है। किस रूप में संग्रहित हो जाती है? बायोमास के रूप में संग्रहित हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है। अब इसी संदर्भ में मित्रों नेट और ग्रॉस समझेंगे तो पादप वर्ग द्वारा उत्पादित कुल ऊर्जा ग्रॉस प्रोडक्टिविटी या सकल उत्पादकता कहलाती है। तो मित्रों दूसरे तरफ उपापचय तथा श्वसन आदि क्रियाओं में खर्च के उपरांत शेष बची हुई वह ऊर्जा जो उसमें जैव द्रव्यमान के रूप में संचित होती है उसे नेट प्रोडक्टिविटी या शुद्ध उत्पादकता कहा जाता है। मित्रों कुछ पादप वर्ग ऐसे हैं जिनकी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी और नेट प्रोडक्टिविटी के मध्य अंतर कम पाया जाता है। कुछ पादप वर्ग ऐसे हैं जिनके बीच अंतर अधिक पाया जाता है। एक शब्द मैंने प्रयोग किया बायोमास, जिसे आप कहते हैं जैव द्रव्यमान। तो बायोमास क्या है?
किसी भी जैविक पदार्थ का शुष्क भार, ड्राई वेट ही जैव द्रव्यमान कहलाता है। जैसे मित्रों, अगर हम बात करें अपने संदर्भ में, हम जानते हैं कि मानव के किसी भी बॉडी में 70% से अधिक मात्रा, 70 से 80% मात्रा जल की होती है। तो ये जल तो हटा दो, जल को जैसे हटाओगे तो शेष बचा हुआ जो ड्राई वेट होगा 20 to 25% या 20 to 30%, वह मेरा बायोमास होगा। मेरी बात समझना मित्रों, मान लो मेरा वेट 70 केजी है। जो मेरा 70 केजी है वह मेरा बायोलॉजिकल वेट है, नॉट बायोमास। वो मेरा बायोलॉजिकल वेट है जिसमें मेरे अंदर संचित विभिन्न प्रकार के रसायन, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा, सब कुछ संचित है तथा जल भी संचित है। उस सब का भार मिलाकर हुआ 70 केजी। अब हम क्या करें? बॉडी को ड्राई कर दें, बॉडी में उपस्थित जल को पूरी तरह से हटा दें। तो मानव में बॉडी से अगर जल को हटा दें तो वह वेट केवल 20 to 30% बचेगा। वह ड्राई वेट मानव का बायोमास है। उसी तरह से पादप को ले लो। पादप वर्गों में भी आपको पता है कि आर्द्रता रहती है, नमी रहती है। अगर पादप को सुखा दो तो सुखाने के बाद जो उसका भार बचता है वह उसका परफेक्ट ड्राई वेट ही बायोमास कहलाएगा। अब आगे समझना, इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट, विषुवतीय वर्षा वनों में महोगनी, एबोनी, रोजवुड, क्यूब्रेको जैसी वनस्पतियां, नाम अभी याद नहीं करो। नाम याद करने के लिए आपकी एक स्वतंत्र कक्षा होगी बायोम्स के रूप में, वहां याद करना। पर अभी कान में शब्द जाने दो। महोगनी, एबोनी, रोजवुड तथा क्यूब्रेको जैसी वनस्पतियों की बात करें तो यह पृथ्वी में पाई जाने वाली हार्डेस्ट वुड हैं, कठोरतम लकड़ियां हैं। तो दूसरी तरफ केले जैसी वनस्पतियां भी हैं, बहुत मुलायम हैं। कोनिफेरस वेजिटेशन है, सॉफ्ट वुड के अंतर्गत आती हैं। टेम्परेट वेजिटेशन है, सॉफ्ट वुड के अंतर्गत आती हैं। अब मेरी बात समझना ध्यान से, अगर वनस्पतियों का ड्राई वेट अधिक है, बायोमास अधिक है, तो उनमें कठोरता अधिक होती है। वनस्पतियों का ड्राई वेट कम है तो उनमें कठोरता कम होती है। ड्राई वेट अर्थात बायोमास नेट प्रोडक्टिविटी को प्रतिबिंबित करता है, ना कि ग्रॉस प्रोडक्टिविटी को। एक एक बातें समझेंगे। किसी भी जैविक घटक का बायोमास उसमें उपस्थित शुद्ध उत्पादकता को प्रतिबिंबित करता है, ना कि सकल उत्पादकता को। कैसे? जैसे, फिर से आओ, पौधों ने 1000 कैलोरी ऊर्जा का संश्लेषण किया, बची हुई ऊर्जा जो 800 कैलोरी है, श्वसन उपापचय के उपरांत बची संचित ऊर्जा, उसे वह अपने अंदर जैव द्रव्यमान के रूप में संचित करते हैं। वही जैव द्रव्यमान उनके वृद्धि एवं विकास में मदद करता है, उनकी लंबाई में वृद्धि, उनके चौड़ाई में वृद्धि, उनके कठोरता में वृद्धि में मदद करता है। तो मित्रों, आपको एक बात बता दूं कि इक्वाटोरियल रेन फॉरेस्ट, विषुवतीय वर्षा वनों का दुनिया में सर्वाधिक सकल उत्पादकता, सकल प्राथमिक उत्पादकता है। तो वहां कुछ विशिष्ट प्रकार की वनस्पतियां दुनिया की सर्वाधिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी पैदा करती हैं। अब आप समझ रहे होंगे। दूसरा उदाहरण देता हूं, देखना। बायोमास के संदर्भ में हम मानव का उदाहरण देते हैं,
आपको ठीक से समझ में आएगा। जब हम लोग शिशु होते हैं, अपने तरुणाई की ओर प्रवेश कर रहे होते हैं, तो डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलेगा कि इन्हें जितना बॉडी में एक्टिविटी हो रही है, डेली का जितना एनर्जी कंजम्पशन है, उससे कुछ अधिक ऊर्जा दीजिए ताकि शरीर का, बॉडी का परफेक्ट डेवलपमेंट हो सके। क्यों? समझना मेरी बात। मान लीजिए हमारे शरीर को जरूरत थी आज के काम के हिसाब से 1000 कैलोरी एनर्जी का, हमने 1000 कैलोरी एनर्जी इनटेक किया, तो जितना इनटेक किया उतना कंज्यूम कर लिया, तो बची हुई ऊर्जा जीरो है। जब बची हुई ऊर्जा जीरो है तो हमारे बॉडी सिस्टम का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए, बायोमास डेवलपमेंट के लिए संचित ऊर्जा की मात्रा आवश्यक होती है। तो ध्यान से, यहां ग्रॉस प्रोडक्टिविटी तो 1000 कैलोरी था, बट नेट प्रोडक्टिविटी जीरो था मित्रों। हमने ग्रहण तो किया 1000 कैलोरी, बट बची हुई ऊर्जा शून्य थी, तो नेट प्रोडक्टिविटी हुई जीरो। अब अगर जीरो है, शिशु को वृद्धि एवं विकास करना है, तरुण को वृद्धि एवं विकास करना है, तो कैसे कर पाएगा? तो डॉक्टर क्या बोलता है? जितनी शारीरिक एक्टिविटी से ऊर्जा का कंजम्पशन डेली का है, उससे अधिक मात्रा में ऊर्जा दो, जिससे इनके शरीर का वृद्धि एवं विकास परफेक्ट हो सके। अब समझना मेरी बात। पर जब हम निश्चित उम्र में प्रवेश कर जाते हैं, तो डॉक्टर जानता है कि अब बॉडी का डेवलपमेंट रुक चुका है, बॉडी का फिजिकल डेवलपमेंट रुक चुका है, तो क्या बोलता है? उतनी ही ऊर्जा ग्रहण करे जितना शरीर प्रत्येक दिन कंज्यूम कर पाता है। क्या बोलता है? अगर आप अधिक एनर्जी लेते हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, और अतिरिक्त ली गई ऊर्जा को किसी भी तरह कंज्यूम कर डालिए। अगर आप कंज्यूम नहीं करते हैं तो वह ऊर्जा आपके बॉडी में संचित होगी, लिपिड्स के रूप में संचित होगी, कार्बोज के रूप में संचित होगी, ग्लूकोज के रूप में संचित होगी, और मित्रों वह संचित ऊर्जा ओबेसिटी पैदा करेगी, मोटापा पैदा करेगी, तरह तरह की बीमारियों का घर हमारा शरीर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात की नहीं? तो एक उम्र तक डॉक्टर कहता है संचित ऊर्जा की मात्रा बढ़ाओ, एक उम्र के बाद कहता है संचित ऊर्जा की मात्रा को रिड्यूस नहीं करना है, बैलेंस रखो। अर्थात ग्रॉस प्रोडक्टिविटी तो हो, ग्रॉस हमारे संदर्भ में ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तो हो, बट नेट प्रोडक्टिविटी बचाए रखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज मोटापा बढ़ेगा, शरीर में विभिन्न प्रकार के यह तत्व बढ़ेंगे और शरीर बीमार हो जाएगा। ओके मित्रों, तो समझो अब यहां पर फिर से लास्ट बात समझाने जा रहे हैं कि मित्रों पारितंत्र की उत्पादकता दो प्रकार की है। एक उत्पादकों द्वारा उत्पादित जिसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, तो दूसरी है उपभोक्ताओं द्वारा उत्पादित या संचित जिसे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। उत्पादकता पारितंत्र की दो प्रकार से मापी जाती है, एक ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के संदर्भ में। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वह है जिसे सूक्ष्म जीव या पादप वर्ग कुल ऊर्जा के रूप में संचित करते हैं या निर्मित करते हैं, संग्रहित करते हैं। तो नेट प्रोडक्टिविटी वह है जिसे श्वसन, उपापचयी आदि क्रियाओं के उपरांत जैव द्रव्यमान के रूप में शेष बचा कर रखते हैं, वह नेट प्रोडक्टिविटी कहलाती है। नेक्स्ट फैक्ट के रूप में हमने बताया कि विषुवतीय वर्षा वनों में जैव उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है। यह प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के रूप में हो सकती है। ओके मित्रों, इसे ही आपको यहां पर देखना है। नेक्स्ट स्लाइड।